हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो रहेगा, हम यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड वन दरोगा के लिए जो एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स बना है, प्लीज़ आप उसे परचेज़ ना करें, आप कोई फ़ायदा नहीं है आपका। देखिए, कुछ लोगों ने अभी कुछ दिन पहले लिया, उनके पैसे हमें रिटर्न करने पड़े हैं, तो ऐसे में हमें ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोर्स से ना जुड़े, कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंडरी बात यह है कि अगर जो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, विदाउट सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज से जुड़िए, सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज से मत जुड़िए। उसके अंदर बहुत वीडियोज़ हैं, आप नहीं कर पाओगे इतना। केवल वो लोग जुड़िए जो टेस्ट भी अगर जिसको जुड़ना है। वैसे तो अब टेस्ट तो ऐसा है कि अब आपका एग्जाम आने वाला है। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट, अगर आपको लगता है कि यार मैं टेस्ट जल्दी से कर सकता हूं, तो तभी आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ़ायदा कुछ नहीं है। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, बस आप वही सारी चीज़ें करिए। लास्ट टाइम पे आप अगर इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा करेंगे तो फिर आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 52 क्वेश्चन से सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम, निकेल, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि भैया आपको नाइफ से, चाकू से किसे काट सकते हैं। तो आपको देखो हमेशा क्वेश्चन में क्या मिलेंगे, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अगर ये तीन ऑप्शन में आप मिले, आंसर सही कर दीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस में बता रहा हूँ, हालांकि आपने सोडियम और पोटेशियम का नाम ही सुना होगा, लिथियम का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो आपको जहाँ पे ये ऑप्शंस मिलेंगे ना, तो आप से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये जो पेपर है ना वो बहुत आसान है। आसान पेपर है, मानता हूँ। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं 16 से लेकर 25 तक इस बीच में आपका एग्ज़ाम होना है, और 21 को आपका एक दिन कैप होगा। मतलब मैं लेके चलता हूँ, माना 9 दिन क्या आपके पास एग्ज़ाम होना है। पर डे आपके पास 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी लगभग आपके पास 18 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने वाला है। 18 शिफ्ट का मतलब आप समझते हैं, एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, तो यानी 1800 का आपका एक क्वेश्चन बैंक बनने वाला है। इस 1800 क्वेश्चन के अंदर भी लिमिटेशन है, 9-10 से ऊपर आप नहीं जा सकते। यानी देखिए, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चन तो होंगे ऐसे कि जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होंगे, लेकिन हाँ, फिर भी ये है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे, 70% क्वेश्चन जो होगा आपके एनसीईआरटी के अंदर से ही आपको मिल जाएगा। और अगर माना नहीं भी मिला हो, तो वो आप लोगों के लिए नहीं होगा, वो सभी के लिए आउट ऑफ कह सकता हूँ मैं कि ऊपर ही होगा सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे बात ये है कि देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, ये हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि 30-40% क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ईजी आता है। बाकी के 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वही लोग कर पाते हैं जो तैयारी में है। बाकी के 20% क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ लेते हैं, तो वो 10% क्वेश्चन ये हो जाते हैं। और 10% क्वेश्चन ये होते हैं हर एग्जाम में लगभग, जो कोई अटैम्प्ट नहीं कर पाता है। हाँ, हो सकता है कोई 70-80 नंबर लिया है, तो वो थोड़ा फ्लूक मार के मेरिट में ऊपर आया जा सकता है। लेकिन ऐसा किसी भी एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। मतलब हर कोई एग्ज़ाम ना ईजी होता है ना बहुत टफ होता है। ग्रुप सी लेवल की मैं बात करूं, जिस एग्ज़ाम के लिए आप बैठने जा रहे हैं, उसमें भी लगभग यही वाला पैटर्न रहने वाला, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पे ये जो पेपर है, लगभग ये 30-40% वाला जो है, मैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें मैं नहीं करवाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जो है, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ब्लो डाउन चला जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं करवाऊँगा आपको यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम पे आप कोशिश यही करूँगा कि भाई आपके सिलेबस के अंदर की सारी चीज़ें हों, अदरवाइज़ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 53 क्वेश्चन से। आप जानते हैं, जैसे ये है कि आपको भाई कौन सा जो मेटल है उसे आप एज अ वायर यूज़ करते हैं, तो कॉपर को सभी लोग एज अ वायर यूज़ करते हैं, है ना, सभी लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट से आप मतलब ले सकते हैं, जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में कौन सी जो मेटल है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सिल्वर होता है वो आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इट मीन्स जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन सी वाली, जहाँ पे आपको ये लेके चलते हैं, सॉरी ये वाला मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये वाला। और लास्ट में यहाँ पे आएगा Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड। इससे मतलब ये बनता है कि जो ये ऊपर वाली है ये आपकी हाईली रिएक्टिव है, नीचे आने बाद यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है ये आपकी लो होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये चीज़ों के साथ इजीली घुल मिल नहीं सकते हैं, नॉन रिएक्टिव हम इन्हें कहते हैं। तो ये आपकी जो होती है स्वतंत्र अवस्थाएं पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी इसमें ऐड अप हो रखी। ऊपर यहाँ पे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नहीं मिलती हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी के साथ। तो इतनी बात समझ में आई होगी। आभूषण बनाने के लिए भैया, ज्वेलरी बनाने के लिए हम जो सोना यूज़ करते हैं वो 22 कैरेट का होता है। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है। ज्वेलरी जो बनाई जाती है 22 कैरेट की बनाई जाती है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हाँ 22 कैरेट होता है। इसका नहीं बन सकता, बहुत मेल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, ये 22 कैरेट का जो आप ज्वेलरी बनाते हैं इसमें 2%
या 2 पार्ट आप कह सकते हैं। इसमें आप कॉपर ले लेते हैं या फिर आप ले लेते हैं चांदी, सिल्वर आप इसे बोल लो। तो आप इसका यूज़ करते हैं सो दैट कि जो यहाँ पे जो आपका गोल्ड है उसे थोड़ा सा हार्ड बनाया जा सके और उसकी एटलीस्ट ज्वेलरी बनाई जा सके। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये दोनों के दोनों हीट कंडक्टिव मटेरियल बोला जाता है, यानी ऊष्मा इसलिए इजीली फ्लो कर सकती हैं। सिल्वर आप जानते हैं कि ये वैसे भी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका बहुत अच्छा कंडक्शन करता है, यानी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इसकी होती है सिल्वर की। कॉपर की उसके नीचे होती है, लेकिन जब भी हीट की बात आएगी तो हीट में भी सबसे अच्छा कौन होगा? हीट में भी सबसे अच्छा सिल्वर होगा, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, क्लियर। तो सबसे अच्छा ये चालक होता है, यानी कंडक्शन इसमें हीट का बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें बताना आपको कौन नॉन मेटल है। नॉन मेटल, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है भाई। कोबाल्ट, लोहा, सोना, आप इसे करते रहिएगा। अधातु की बात कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। धातु की बात करेगा, यानी अगर ये मेटल बोलेगा तो मेटल में फिर आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेटल में? मेटल में हम बात करेंगे यहाँ पे लिथियम की, क्लियर। तो यहाँ पे एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे लेट सपोज देखो, अब आपने बहुतों ने ऐसे क्वेश्चन किया होगा कि भाई इनमें से नॉन मेटल कौन है, तो आपने रट रटाया क्वेश्चन है कि हाँ हाइड्रोजन नॉन मेटल है, या फिर आपने देख लिया है कि मेटल कौन सा है, आपने देख लिया भाई लिथियम है। तो ऐसे रट रटाए कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो इनको एग्जाम में ना बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन अक्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा देते हैं, और मैं यही चीज़ें कह रहा हूँ आपसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 100% आपके सिप्टो में पूछे ही पूछे जाएंगे, और इनमें जो प्रोबेबिलिटी है रॉन्ग होने की क्वेश्चंस की वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तांबा और टिन, यानी कॉपर और टिन जो आपका एक एलॉय होता है, देखो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके पास जो एलॉय से रिलेटेड है, जिसमें आपका ब्रास आ जाता है यानी पीतल, और एक ब्रॉन्ज आ जाएगा, कांसा जिसे कहते हैं, इनका पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। कॉपर जिंक हो जाता है भाई ये, और यहाँ पे आपका कॉपर प्लस किसके साथ बोला मैंने, ब्रॉन्ज के साथ, तो कॉपर प्लस टिन ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ब्रॉन्ज ही तो बात कर रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पे आपका जो है कांसा, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। सोल्डर का देख लेना, सोल्डर का देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारा इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे सिप्टों में पूछे गए क्वेश्चन ऑलरेडी, जो रेलविजन एनटीपीसी वगैरह एग्जाम होते हैं। आपको बताना है कि कौन सी अधातु, अगेन अधातु के बारे में बात कर रहे हैं हम, नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, ब्रोमीन। तांबा, पारा, अगर ये पारा बोलेगा तो मेटल है जो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक पारद है, यानी अगर कोई आपका एलॉय है और इस एलॉय में एक मरकरी है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे अमलगम बोला जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। सीसा और टिन, यही मैं बात कर रहा था आपके पास, सीसा और टिन, इसका जो एलॉय होता है ये सोल्डर का होता है। आएगा आपके पास 100% कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शिफ्ट में। अब हो सकता है एक शिफ्ट में पीतल दे दिया यानी ब्रास दे दिया, एक शिफ्ट में ब्रॉन्ज दे दिया, और एक शिफ्ट में आपको यही दे दिया, सीसा और टिन दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही वेरिएशन होता है, और ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता है पेपरों में। यही वेरिएशन होता है कि एक शिफ्ट में कुछ ये दे दिया, दूसरे शिफ्ट में ये दे दिया, तीसरे शिफ्ट में ये दे दिया, कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन चलेंगे। लोहे पर भाप की अभिक्रिया क्या होती है भाई? तो आप जानते हैं कि ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। एल्यूमिनियम, ये वाला, ये इससे ना संबंधित आपके पास क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। का ना Ca, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देखिए ये वाला। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो हमारा पोटेशियम सोडियम होता है ये तो मेरे ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम होता है ये ठंडे पानी से बहुत धीमे से रिएक्ट करता है, मतलब इस वाले केस में आपकी हीट नहीं निकलती है। मैग्नीशियम जो होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी गर्म पानी से रिएक्ट करता है, और नीचे नीचे आते आते रिएक्टिविटी थोड़ी कम होने लग जाती है, इसलिए ये स्टीम से यहाँ पर रिएक्ट करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लेटेंट हीट होती है, या मैं कह सकता हूँ जो स्टीम होती है, उसके अंदर बहुत पावर होती है ना। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब ये हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी, जब आपका जो लोहा है वो भाप से क्रिया करता है, क्लियर, याद रहेगा ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे एलोट्रॉप बताना आपको, कार्बन का तो भाई हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला, इसे हटा दीजिए, फ्लोरीन। लेकिन इसमें बता रहा है सबसे कठोर कौन है, तो हीरा सबसे कठोर है, सभी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और इन क्वेश्चनों को जरूर आप अच्छे से करके जाएं। कार्बनिक यौगिकों का, यानी जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हम इसे कह सकते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो बने हुई चीज़ें होती हैं, तो इनके कुछ आपके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक प्रॉपर्टीज़ इसमें ये भी है कि अगर ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जल में इनकी विलयता नहीं होती, मतलब ये वाटर के साथ आपका डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, एक तो ये होती है। लेकिन हाँ, अगर सॉल्यूट है कोई आपका कार्बनिक
हाइड्रोकार्बन का कोई सॉल्यूट है तो वहाँ पे ये वाली जो चीज़ें ये आपका डिजॉल्व हो सकती हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। कॉपर को वायु में गर्म करना है तो भाई Cu को आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना है तो C कॉपर ऑक्साइड ये आपको मिल जाता है, याद रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुचालक आपको बताना है, यानी जो हीट का इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन करे, तो ग्रेफाइट इसमें आपका जो बॉन्ड बनता है केवल आपके 3 एटम्स का बॉन्ड बनता है। हीरे में आपके 4 बॉन्ड का एटम बनता है, इट मीन्स 4 जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बॉन्ड बन जाता है। ग्रेफाइट में केवल 3 का बनता है, एक इसमें छूट जाता है, इसलिए ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सिलिका जानते हैं आप, एक क्या है, एक मेटालॉइड, आप इसे बोल दीजिए। कार्बन का कौन सा अपरूप है यानी एलोट्रॉप बताना है तो भाई हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन के आपके एलोट्रॉप्स हो जाते हैं। धातुओं को पीट कर, धातु को पीटना है, पीटने का मतलब कि उनमें चोट मारनी है, और इसको क्या बोला जाता है, देखो अगाध वर्धिता इसे नाम देते हैं, मतलब पतली पीट कर उन्हें चादर बना देना, इसको मेलिया वेरिएटी हम इसे नाम देते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसे। यहाँ पे मेलेबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, और हम कह सकते हैं इसमें और भी चीज़ें, लूस्टर आ सकता है, मतलब साइनिंग वगैरह का आ सकता है। तो मतलब ये प्रॉपर्टीज से कहने का मतलब है कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अल्कोहल एक पेय पदार्थ है, क्या बोला जाता है अल्कोहल को, मेथनॉल बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, भाई एथेनॉल बोलते हैं। C2H5OH ये इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखिए, CnH2n+1 OH, जब भी ये वाला लगेगा तो आपका ये बन जाएगा एथेनॉल। क्लियर। मैथेनॉल, मैथेनॉल तो आपका दूसरी चीज़ होती है। मैथेनॉल में क्या बोला जाता है हमारा, इसमें आ जाएगा मेरा CH5OH, ये मेरा क्या हो गया, ये आपका मैथेनॉल हो गया। ये बहुत जहरीला होता है, पॉइजन इसके अंदर होता है। और जो एथेनॉल होता है ये आपका नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, और जो मेटाबॉलिज्म, जो आपके रिएक्शंस होती हैं यानी उपापचय अभिक्रिया हम जिन्हें कहते हैं, उन्हें ये वीक कर देता है। तो यहाँ पे आप जो है इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको इतना पता होना चाहिए। कार्बन क्या है आप सभी लोग जानते हैं, C एक आपके पास क्या है, ये नॉन मेटल है। ध्यान रखिए जो भी नॉन मेटल होते हैं वो आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में अगर 4, 5, 6 और 7 मिला, यानी कार्बन का 6 होता है, 6 = 4 और 2 and 4 इलेक्ट्रॉन, इस कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये लिखेंगे। लास्ट में जो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी 4, तो जिसके 4 हो, लास्ट में 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल में आ जाते हैं। जैसे हम और भी कंसिडर कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने कह दिया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 16, यानी 16 सल्फर की मैं बात करता हूँ, कैसे लिखेंगे इसे, 2, 8 and 6 आया लास्ट में, यानी ये नॉन मेटल है। क्लियर। क्लोरोफॉर्म का आप जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है इसे याद रख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन हाँ जैसे मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, इनके जरूर करके चले जाना। जो आपके UG-SSC के एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पेंसिल आप जानते हैं ये ग्रेफाइट हो जाएगा, और रबड़ ये वाला करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की सफाई। तो देखो जब भी हम साबुन की बात करते हैं ना, तो कठोर जल जो होता है यानी जो हार्ड वाटर होता है, ये हार्ड वाटर जो है वाटर के साथ हम कहेंगे कि झाग नहीं देता है। ये जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है ये अच्छे से झाग देता है। तो आप जो है यहाँ पे ध्यान रखिए, साफ सफाई में अच्छी तरह से यूज क्यों आता है, मृदु जल होता है, क्योंकि भैया डिजॉल्व बहुत ईजिली हो जाता है, झाग देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं। आपको बताना है अविलय कौन है। अब देखो यहाँ पे अविलय की बात कर रहे हैं ना, तो अविलय का मतलब होगा, देखो ग्लूकोज C6H12O6। अविलय की बात करने का मतलब है यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। अगर हमने एथाइन की बात करी है तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, CnH2n-2। हमने एथाइन की बात की यानी n की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए, n = 2 आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा C2H2, तो यहाँ पे ये आपका एथाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जब C और H वाला भी हमने जस्ट ऊपर बात की थी, भाई ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ये एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड में आपका CaOOH आ जाता है। देखो ये आपका केवल सिंगल C और H से मतलब नहीं होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे ये आपका डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे एथाइन की मैंने बात की, देखो C2H2 केवल C और H है इसमें, तो ये आपका जल में डिजॉल्व नहीं होता, अविलय है ये। उष्मा का और विद्युत का सुचालक कौन होता है भाई, ग्रेफाइट। तेल लगा कागज अपारदर्शक होता है यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ये। ठीक है, तो ऐसा तो क्वेश्चन आना मुश्किल है। वैसे यहाँ आप देख सकते हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, इन्हें एलोट्रॉप्स बोला जाता है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं इनके सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो जो भौतिक
गुणधर्म होते हैं इनके वो अलग अलग होते हैं। हीरा आप जैसे आप जो जानते हैं कि भाई ये हीरा जो है वैसे भी आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ये, इसमें 3 आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। ग्रेफाइट आपका बहुत हार्ड होता है ना, और लेकिन इसके जो बॉन्ड होते हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? तो इसकी हम कह सकते हैं कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपका सेम है लेकिन फिजिकली ये अलग है। इसी टाइप से अगर हम फ्लोरीन की बात करें 616 वाला जो है, तो इसका देखो ये फुटबॉल के जैसा होता है, तो फिजिकली है ना ये अलग, तो अलग है ये। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ, तो देखो कोई भी चीज़ है जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई होती है उस मैटर को क्या बोला जाता है? तो आप जानते हैं तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं भाई। एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लेकर और लास्ट 118 तक जितने भी आपके एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट आपके सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं बात करूं सिंपल हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कुछ छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे, इनसे मिलकर हाइड्रोजन बना होगा। अगर आप यहाँ से एक एटम निकाल लो तो ये एक एटम का मतलब हो गया भाई इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन को बोला जाता है न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके एलोट्रॉप्स आइसोटॉप्स की, यानी समस्थानिक की 1h1 1s2, तो फिर इसमें न्यूट्रॉन कंसिडर किया जाता है। वैसे अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि भैया न्यूट्रॉन लेस कौन है, तो फिर आपका हाइड्रोजन इसमें आंसर हो जाएगा। क्लियर? बाकी तो देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो एलिमेंट होते हैं ना उन एलिमेंट के अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ होगी हर एक एटम की। इस एटम की भी वही प्रॉपर्टी होगी, यहाँ से एक एटम निकाल लो इसकी भी वही प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि हर एक जो एटम है एक जैसे परमाणु से मिलकर ये बना होता है। यौगिक आप जानते हैं डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा, अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होगा। जैसे हम सिंपल बात करते हैं जैसे H2O, देखो इसमें हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है यानी तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, दोनों मिलने के बाद इन्होंने यौगिक बना दिया। मिश्रण में तो भाई आपके एलिमेंट भी मिल सकते हैं, आपके कंपाउंड मिल सकते हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है वो फिक्स रेशियो नहीं होता है। यौगिक में आपका फिक्स रेशियो होता है। फिक्स रेशियो देखो जैसे H2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई हाइड्रोजन जब 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन इस रेशियो में मिलेंगे, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1:18, जब 1:18 में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो तब आपका पानी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें डेफिनेट एक फिक्स रेशियो होता है, मिश्रण में नहीं होता है फिक्स, इसीलिए उसको मिक्सचर बोला जाता है। क्लियर? तो हमेशा याद रखो तत्व में क्या होते हैं, एटम्स एक जैसे होते हैं। मतलब एलिमेंट में जो भी कभी भी बात करेंगे तो एक जैसे परमाणु से मिलकर बना होगा, एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा। लेकिन आप यौगिक को या कंपाउंड को या मिश्रण को, मिक्सचर को नहीं बोल सकते, क्योंकि यौगिक में अलग अलग एटम्स हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन तो अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, भाई इसके एटम्स अलग हैं, इसके एटम्स अलग हैं। होप्स हो के बाद चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। हाइड्रोकार्बन को बताओ जिसमें एथेनॉल जिससे बना होता है, तो भाई इथेन से एक मिथ होता है, एक इथ होता है, तो इथेन से आपका एथेनॉल बना हुआ है। क्लियर? याद रहेगी इतनी चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं ना कि हम क्या करते हैं, देखो अब जब C1 होता है तो इसको बोला जाता है मिथ, और जब C2 होता है इसको बोलते हैं इथ बोलते हैं इसे। और इसमें जब OH लगेगा, इसमें OH जब लग जाता है तो फिर ये एथेनॉल बन जाता है, ये एथेनॉल हो जाता है OH लगने के बाद। ठीक है? तो आपने देखे होंगे जैसे कीटोन का आपने देखा है, एल्डिहाइड का देखा है जिसमें CHO हो जाता है आपका, इसी टाइप के कार्बोक्सिलिक वाला COH। तो जब ये लग जाते हैं तो फिर इसमें चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है वो समझ में नहीं आता है, तो क्या हाइड्रोकार्बन के ऊपर कोई एक वीडियो बनाई जाए, सो दैट कि लास्ट टाइम पे आपको पढ़ने के लिए ठीक रहे हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बताइएगा जरूर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो सोचते हैं उसके लिए भी आगे। 2 या 2 से अधिक तत्व, यानी अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई 2 एलिमेंट हो सकते हैं और ये आपका फिक्स रेशियो में मिल रहे हैं, 2 फिक्स रेशियो मिल गए, कोई भी 2 एलिमेंट फिक्स रेशियो मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम यौगिक। मैं यही बात कर रहा था, H2 को मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था जिसमें आपका 2:18 यानी मैं कह सकता हूँ 1:18 की फॉर्म में, जब एक पार्ट हाइड्रोजन और 18 पार्ट इसमें ऑक्सीजन मिलेंगे तब ये पानी बनाएगा, तो ये फिक्स है। इसी तरह से मिथेन, जब C और H एक कुछ फिक्स अमाउंट में मिलेंगे तब जाके आपका क्या बनाएगा, ये मिथेन बनाएगा। तो ये इन्हीं को बोला जाता है आपका हम कहेंगे इसको क्या बोलेंगे, इसे कंपाउंड यानी यौगिक हम इसे कहते हैं। मिक्सचर ये होता नहीं है भाई, एलिमेंट होता नहीं है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें जो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता आपको होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ, तो देखो भाई जब भी आपको 2 प्योर आपके मिल गए ना, मतलब 1 प्योर हो सकता है, सेकंड दूसरा भी प्योर हो सकता है, एक प्योर में दूसरा प्योर मिल गया, तो जैसे देखो प्योर फॉर्म क्या होते हैं पहले ये समझ लो। प्योर फॉर्म आपका एक एलिमेंट हो या फिर आपके पास हो कंपाउंड, तो इसको बोलोगे आप प्योर है। मतलब जैसे हमने कहा हाइड्रोजन ये आपका एलिमेंट है तो ये प्योर है। मैंने कहा H2O ये पानी है तो ये प्योर है क्योंकि ये फिक्स रेशियो में मिला हुआ है। मैंने कहा CH4 ये फिक्स रेशियो में मिला हुआ है। क्लियर? तो ये होते हैं
हमेशा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यानी शुद्ध पदार्थ हम जिसे बोलते हैं। तो देखो द्रव आपका H2 है, तो ये तो अपने आप में एक प्योर है, लेकिन इसने कहा कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलेंगे, यानी मोर देन 2 एलिमेंट हैं या फिर कोई कंपाउंड भी हो सकता है, वो प्योर है, तो उसको मिलने के बाद इसको बोला जाता है मिश्रण, फिर वो मिक्सचर बनता है। क्लियर? तो जिसको मिक्सचर मुक्सचर नहीं पता है तो वो इसे ध्यान दीजिएगा। वायु क्या है भाई? वायु मिक्सचर है, आप जानते हैं इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस का जो मिक्सचर है वो एक डेफिनेट शेप में तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कहीं ज़्यादा हो सकता है कहीं कम हो सकता है। अदरवाइज देखो यौगिक तो अलग चीज़ हो जाती है, कंपाउंड अलग है, लिक्विड अलग है, सॉल्यूशन भी अलग चीज़ है, मतलब वायु एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्लियर? ऐसे तत्व जिनमें धातु पदार्थ दोनों गुण पाए जाते हैं ना क्या बोला जाता है? उपधातु बोला जाता है भाई। जिनमें करेक्टर होते हैं आपको जैसे इस टाइप से जो जिगजैग कंडीशन मिलेंगे, इस तरफ आपके पास मेटल होते हैं, यहाँ पे आपके पास नॉन मेटल होते हैं, यहाँ पे बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये वाला जो एक रहता है ना सीढ़ी नुमा, ये सारे के सारे यहाँ पे आपके मेटलॉइड आ जाते हैं। तो इनमें कुछ करेक्टर मेटल के होते हैं, कुछ करेक्टर आपके पास नॉन मेटल के होते हैं, इनको मेटलॉइड बोला जाता है। स्टेनलेस स्टील क्या है भाई? ये एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील, इसमें आपका निकेल हो गया और क्रोमियम हो गया, इसका कुछ बनाया जाता है, इनको मिला के बनाया जाता है, मिश्रण अलॉय है ये, सो दैट कि भाई उसमें जंग वंग ना लगे, तो इसी को बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। तो याद रख सकते हैं आप इस चीज़ को। कौन सी धातु कोई मेटल है जो विद्युत का कुचालक है? तो देखिए टीन तो नहीं होगा, टिन होगा, ये कॉपर है, निकेल है, तो ये सारे के सारे आपके लेड आपका जो है विद्युत का कुचालक हो गया, यानी नॉन कंडक्टिविटी ऑफ मैटर में कह सकते हैं, नॉन कंडक्टिव मटीरियल ये हो जाता है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा तत्व है ना ही यौगिक है? तो भाई आपका जो पारा है ये तो मरकरी है, 80 इसका आपका मैं कह सकता हूँ एटॉमिक नंबर होता है। तो Hg एक अपने आप में एलिमेंट है, तो ये एक शुद्ध पदार्थ है। पानी H2 है, ये यौगिक है, ये शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि मैंने कहा यौगिक और जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में, ये हमेशा आपके प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। सोडियम क्लोराइड ये NaCl हो गया, ये भी एक फिक्स रेशियो में, ये भी एक कंपाउंड है, यानी ये भी एक यौगिक है, तो ये भी एक शुद्ध पदार्थ है। वायु तो मेरा एक मिक्सचर है ना, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है यौगिक, तो ये आपका क्या है? एक मिक्सचर है, यानी मिश्रण है ये। अब देखिए पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। आप सभी लोग जानते हैं गैसेस को हम क्या करते हैं, जब हीट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोवाइड करवाते हैं तो इससे फिर प्लाज्मा बनती है। क्लियर? तो बाकी इसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो आपकी लास्ट फॉर्म हो जाती है, बोस-आइंस्टीन वाली, तो याद रखिएगा, इन्हें भी आपके सिलेबस का पार्ट है ये। धातुक चमक किस में पाई जाती है? देखो आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनमें धातुक चमक पाई जाती है। हालांकि ग्रेफाइट तो इसमें नहीं आना चाहिए था, पर चलिए अभी इसमें कंसिडर किया हुआ है, आयोडीन इसमें मोर एप्रोप्रिएट इसमें आंसर होगा। कभी आ जाएगा कि कौन सी अधातु ऐसी है भाई जिसमें धातुक चमक पाई जाती है? मेटालिक, नॉन मेटालिक लूस्टर हम इसे कह सकते हैं, तो फिर आपका आयोडीन इसमें आंसर होना चाहिए। अब आपको बताना है इसमें यौगिक कौन है, यानी इसमें बताना आपको कंपाउंड कौन है। तो पीतल, स्टील, हीरा, हीरा यानी कार्बन, तो यहाँ पे ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके पास मैं कहूँगा इसमें एलिमेंट। तो यहाँ पे जो ये रेत है ये भी आपका एक मिक्सचर ही होगा, तो इसमें जो है कोई भी आंसर जो है आपका सही नहीं है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अपना चेक करते रहिए। जैसे मिक्सचर है तो स्टील है, तो स्टील आपका एक, ये भी आपका एक मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी आपका आयरन और जो कार्बन है उसका ही ये मिक्सचर होता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसे ये यौगिक आपके नहीं है। सेकंड देखिए यहाँ पे कौन सा यौगिक है? ओजोन O3 हो गया आपका, वायु हो जाता है, पारा हो जाता है, तो भाई ये तो मिक्सचर हो गया, एलिमेंट हो गया। क्लियर? जो आपका अमोनिया है, यहाँ पे आपका जो अमोनिया है ये NH3, यानी इसमें आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है एक फिक्स फॉर्म में, इसलिए आपका ये एक कंपाउंड हो जाता है, याद रखिएगा इसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे विरंजक चूर्ण CaOCl3, CaOCl3 ये आपका विरंजक चूर्ण बोला जाता है, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी हम इसे बेसिकली कहते हैं। तो CaOCl2 होगा बेसिकली ये, तो यहाँ पे इसे एक यौगिक है ये भी। अदरवाइज आप देख सकते हैं इसमें कि क्यों अब ये यौगिक अब आपके समझ में आ रहा होगा जिसे ये चीज़ें पता नहीं होती है। ठीक है? अब इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जो रेत होती है ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोले तो एक विषमांगी मिश्रण हम इसे कह सकते हैं। ठीक? बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो जो मिट्टी का तेल होता है भाई ये आपके क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है बेसिकली, तो इसमें आपका कोई ऑक्सीजन नहीं है। बारूद एक मिश्रण है, याद रखिएगा इसे। अस्थाई कण कौन है? न्यूट्रॉन होता है अस्थाई। तो इसको अस्थाई क्यों बोलते हैं? टेम्पररी बेसिकली क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक तो इसमें चार्ज नहीं है। क्लियर? दूसरा इसकी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत कम एनर्जी इसकी होती है, बड़ी सीनियर क्लास में जाके शायद आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन को एक अस्थाई कण माना जाता है।
तो इसे भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये किसने कहा था भाई? इन्होंने कहा था कणाद ने, कि कोई भी जो चीज़ होती है, मैटर कोई भी चीज़ है, तो वो सबसे छोटे उस कणों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद आपके ग्रीस फिलोसफर्स आए थे कणाद के टाइम पे ही, लेकिन ये तो सारे फिलोसफर हैं। एक्चुअल जब थ्योरी की बात करेगा कि थ्योरी किसने दी थी, तो थ्योरी में आपका डाल्टन आ जाएगा। थ्योरी मतलब भाई ये आप समझ सकते हैं कि भाई किसी ने कुछ लिख दिया हो, अपना पेटेंट टाइप में कर दिया हो, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया हो, कि बता दिया हो कि भाई हाँ जो एटम्स है वो एक अविभाज्य है, एक नॉन डिविजिबल है। और यही इन्होंने कहा था कि डाल्टन ने यही कहा था ना कि नॉन डिविजिबल है भाई जो आपका कोई एटम्स होता है, और कोई भी एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो एटम होता है। लेकिन जब थ्योरी की बात करेगा तो थ्योरी में आपको ध्यान रखना है डाल्टन, और सर्वप्रथम बोलेगा सबसे पहले तो कणाद। एनसीईआरटी की लाइन है, सबको पता होनी चाहिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताना है इसमें आवेश रहित कण कौन है। आप जानते हैं कि भाई प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। परमाणु आप जानते हैं जो एटम होता है वो आपका न्यूट्रल होता है ना, उदासीन ही होता है, न्यूट्रल होता है। कोयला क्या है भाई? तो कोल की जब भी बात करेगा तो भाई एक ये मिश्रण आप इसे लिखेंगे, इसमें आपका हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, कार्बन कुछ और होगा इसमें, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इसमें ओ होगा इसमें, तो ये एक मिक्सचर है आपका, ये एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सभी लोग जानते हैं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की बात करेगा तो फिर प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और रदरफोर्ड की बात करेगा तो न्यूक्लियस ऑफ एटम, परमाणु का नाभिक, तो फिर ये किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। हीरा क्या है भाई? हीरा यौगिक नहीं है, मिश्रण नहीं है, हीरा एक तत्व है ना, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, तो उसे हम तत्व में कंसिडर करते हैं। रासायनिक यौगिक अमोनिया NH3 की हम बात करते आ रहे हैं। आपका क्या है? ये कंपाउंड है, ये आपका मिक्सचर हो गया। पारा क्या हो गया आपका? पारा Hg, मरकरी है, ये एक एलिमेंट है, ये एक तत्व है। तो यहाँ से आपको एलिमेंट और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें अक्सर प्रॉब्लम होती है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसको हटा देना यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको जो है गोल्डस्टीन ही इसका जो है आंसर करना है, क्लियर। तो इसे याद रखिएगा। शुद्ध तत्व कौन सा है भाई? देखो कांच हो गया, सीमेंट हो गया, सोडियम Na शुद्ध तत्व इसे बोल दिया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी, क्लियर। इसे भी याद रखना आप। और आपको बाकी आएगा न्यूटन, ये तो फिर आपका ग्रेविटी और फैराडे यानी गुरुत्वाकर्षण बल। फैराडे की बात करेगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम कहते हैं लॉ कुछ हैं वो फैराडे के हैं। साथ ही साथ में इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोलिसिस जिसे बोला जाता है वैद्युत अपघटन, इसके भी इन्होंने कुछ नियम दिए हैं। मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में कंसिडर है। तो ये वैद्युत अपघटन वाला आ सकता है भाई पेपर में, ये बहुत ऐसा थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, आ सकता है कभी कि किसने वैद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे, तो ये भी आपके फैराडे के ही है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? देखो ये आ गया एटॉमिक थ्योरी, तो एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी। अच्छा बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि थॉमसन भी तो है, अरे ये थ्योरी नहीं है, ये इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था। स्ट्रक्चर बोले थे कि भाई परमाणु एक कैसा होता है, उन्होंने बताया था कि भाई जो परमाणु है एक तरबूज की तरह है, प्लम पुडिंग मॉडल जिसे बोला जाता है, कि जो सीड होते हैं वो ऋण इलेक्ट्रॉन उसके जैसा होता है बोला, और जो खाने वाला पार्ट होता है एक तरबूज का वो आपके उसमें पॉजिटिव आयंस बोल सकता हूँ मैं, या प्रोटॉन होते हैं। तो ये तो वहाँ पे आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो एटम आपका बेसिकली एक न्यूट्रल हो जाएगा, एक अनस्टेबल बेसिकली हो जाता है। तो फिर ये आपका जो था ये कैंसिल कर दिया गया था। नाभिक की खोज किसने की थी? जब बात करेगा यहाँ पे न्यूक्लियस की, तब आपके लिए जो है आंसर सही हो जाएगा कि भाई एटम है, एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, गोल्डस्टीन और ये न्यूक्लियस वाला बहुत, क्योंकि बचपन में हम रदरफोर्ड ही पढ़ते आते हैं, तो फिर रदरफोर्ड ही आंसर आता है। भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने देखो मूल कण, ये बोस आइंस्टीन की बात कर रहा है, बोस याद रखिएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर नंबर की बात करेगा तो इसको बोला जाता है द्रव्यमान संख्या, यानी हम बोलेंगे इससे मास नंबर। और जब बात करेगा यहाँ पे वेट की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है, या और क्या कह सकते हैं हम इसे, तो फिर उसके लिए आएगा आपके पास एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार आप इसे कह सकते हैं, क्लियर। तो दो चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कभी आपके पास आणविक द्रव्यमान आ जाए, यानी मैं कह सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर वेट भी आ सकता है। लेकिन फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पे, फिर आपके पास अणु होगा, कि अणुओं का जो वेट है उसको क्या बोला जाता है, फिर वो आपका आणविक द्रव्यमान में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, मास नंबर अलग चीज़ होती है, एटॉमिक वेट अलग चीज़ होता है। यहाँ पे देखिए आपकी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन का नहीं होता भाई 1H1 वाले में। तो यहाँ पे आपका जो है
आप जानते हैं कि जो ये नीचे वाला होता है ना, तो ये मेरा आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक हम इसे बोलते हैं। और जो ये ऊपर वाला होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो सोचो अगर यहाँ पे ये 1 ना हो तो मतलब यहाँ पे 1 प्लस 0 रहा होगा ना, न्यूट्रॉन जब 0 रहा होगा तभी यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। तो इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या कंसिडर करें, ये न्यूट्रॉन लेस है। हाँ, हालांकि 1s2 में फिर ऐसा नहीं होगा, फिर इसमें आ जाता है। लेकिन आपका हाइड्रोजन की आइसोटोप्स है 1s3, ये आइसोटोप्स है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन इस वाले में न्यूट्रॉन नहीं होंगे। हो सकता है कभी आपको यही दे दे 1 2 3 इस टाइप से दे दे, बता दे, पूछ ले कि भाई बताओ इसमें न्यूट्रॉन किस में नहीं होते, तो फिर आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किन किरणों से प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया गया था। तो भाई जो रदरफोर्ड ने यूज़ किया था अल्फा कणों को यूज़ किया था। ठीक है, हीलियम होते हैं जो कण होते हैं, बेसिकली उसे एटम में हम काउंट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग की खोज डी ब्रॉगली, याद रखिएगा, वैसे हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। नाभिक में धनावेशित, ठीक है, तो किसने बताया था भाई, जो एटम है वो एटम का जो न्यूक्लियस है ये वाला, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है बोला अंदर, तो वो रदरफोर्ड ने बताया था। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं, सभी जानते हैं, है ना। तो एक जो परमाणु होता है वो एक फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। फ्री स्टेट में, अब कभी ये भी आता है कि भैया कौन सी चीज़ है जो फ्री स्टेट में रह सकती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका फ्री स्टेट में रह सकता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे मैंने कह दिया, देखो जैसे आप जानते हैं ओ, ये कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ये O2 मिलेगा, है ना। लेकिन हीलियम की मैं बात करूं तो देखो ये फ्री स्टेट में है, तो एटम फ्री स्टेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कभी भी देखो आप मॉलिक्यूल H2O हो गया तो ये फ्री स्टेट में ही रहेगा। क्लियर, तो आप इसको यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु भार जो एटॉमिक वेट होता है, इस एटॉमिक वेट को कैसे देखते हैं, कार्बन 12 से आपने इसको निकाला। कार्बन 12 का 1 एटम का जो वेट था, 1 एटम का वेट बेसिकली हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन है जो आपके काम आएंगे एग्जाम में, तो इनको आप जरूर करें। डाल्टन का जो थ्योरी थी, सबसे छोटा कण क्या बोला उन्होंने, भाई परमाणु है, यही बोला ना उन्होंने, अणु को मत मार देना। उन्होंने कहा भाई जो एटम्स होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। आणविक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, जॉन डाल्टन ने। आणविक या एटॉमिक थ्योरी भी आप इसे कह सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। किसी परमाणु के गुण किस पे निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर क्लास वाले जो होते हैं, तो इनको ही हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रासायनिक गुणधर्म जो बेसिकली हम जिसे कहते हैं, वो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि यही आपके क्या होते हैं, किसी के साथ जुड़ेंगे, किसी से आएंगे, तो फिर किसी चीज़ की जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो भाई 8। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि हमारे लास्ट सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सोडियम के कोर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सोडियम का कोर बोल दिया इन्होंने तो 2 और 8। कोर की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों के दोनों इसमें कंसिडर कर सकते हैं। या आउटर की बात करता है केवल आउटर की, तो फिर हमारे कितने हो सकते थे सोडियम में, फिर आउटर में तो एक ही होता ना, 2 8 1, या आउटर में कहता तो इट मीन्स 8 हो सकता था आउटर के लिए, जो ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। बाकी ये A1 तो किसी और को दे देगा यहाँ पे, तो फिलहाल आप इस टाइप से ये कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सोडियम कुछ ऐसे होगा ना, ये कुछ होगा तो एक यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आपका 8 यहाँ पे आएंगे, फिर लास्ट वाले जो इसमें होगा इसमें केवल 1 आएगा। तो ये कोर की बात कर रहा है, अंदर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 2 8 और 1, तो यहाँ पे आपका 1 तो आएगा नहीं, इसमें केवल 2 और 8 आएगा, क्योंकि 1 तो आपके बाहर हो गया ना। तो कोर में केवल आपके 2 ही आएंगे, तो इसलिए 10 इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। देखो आपके पास क्वेश्चन देखो कितने घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे। फोटोन को आप विभाजित नहीं कर सकते, क्लियर। जो आपकी एक मैं कह सकता हूँ लाइट होती है, वो आपकी एक पार्टिकल भी है, और उसका जो नेचर होता है वो एक फोटोन ही होता है, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। परमाणु के द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है, तो जो एटॉमिक मास होता है किसी भी चीज़ का, एटॉमिक मास, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कंसिडर किया जाता है। P+N = Z, ये एटॉमिक मास होता है। इलेक्ट्रॉन पे कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो 9.31 × 10⁻31 यही होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बहुत कम होता है जो इसका मास है। देखो -31 बहुत कम होता है, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के, तो हम इन दोनों को ही कंसिडर यहाँ पे करते हैं मास के लिए, ठीक है। ये तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। हेनरी बेकलर ने यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी या सक्रियता बोले जिसे, इसकी खोज की थी। बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं।
इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत भी आप इसे छोड़ सकते हैं, आपके मतलब की चीज़ नहीं है। नाभिक की ढूंढ जो रदरफोर्ड ने की थी भाई अल्फा कणों से की थी। रेडियो सक्रियता की यूनिट क्यूरी, शायद आप लोगों ने जानते होंगे इसे। और देखिए रासायनिक प्रकृति किस पे निर्भर करती है, मैं यही बोल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी जो एलिमेंट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये होती है भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये डिपेंड करेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास ऑप्शन में ना हो तो फिर आप इलेक्ट्रॉन इसमें आंसर कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो दोनों ऑप्शन में तो फिर आप प्रोटॉन इसके लिए आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आंसर बनते हैं इन सारी चीज़ों के। क्यों? संयोजी इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, ये नहीं हुए तो सिंपल ठीक है इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन होते हैं तो यहाँ पे कभी और प्रोटॉन भी आंसर कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नन ऑफ दीज आंसर हो तो फिर नन ऑफ दीज मान लेना। अल्फा और बीटा इसको भी छोड़ दो, ये भी आपके काम की चीज़ यहाँ पे नहीं है। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस में निर्भर करते हैं, अगेन मैं आपको वही चीज़ कह रहा था। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब भी बात करेगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो, फिर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो, फिर प्रोटॉन देखो। और आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वही आपके एटॉमिक नंबर होता है, यानी परमाणु संख्या भी उतनी ही होती है जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो फिर आपके लिए जो आंसर है ये आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स किरणें फैराडे हो गया, गामा किरणें रदरफोर्ड हो गया, तो इसको आप जो है छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है गामा रे की जो है कोई पॉल थे उन्होंने ढूंढा था शायद, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास नहीं पूछा जाएगा। पृथ्वी की आयु की जो गणना की जाती है भाई वो यूरेनियम डेटिंग से करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। कार्बन डेटिंग से हम फॉसिल फ्यूज जो होते हैं यानी जीवाश्म बेसिकली जिन्हें होता है हम उनकी एज की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से संभारिक का निर्माण होता है। देखो ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, बाकी इसका आंसर जो है आप देख लेना इसे, ये वैसे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है। परमाणु बम ये आ सकता है भाई ऑटोहन, इसे ध्यान रखिएगा। और ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज कौन होता है, तो अल्फा का जो चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, गामा का आपका नेगेटिव होता है, नहीं गामा का नेगेटिव नहीं होगा, बीटा का बेसिकली नेगेटिव होता है, और जो गामा होता है ये न्यूट्रल होता है। तो आप जो है इसे ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखिए परमाणु शक्ति संयंत्र जो एटॉमिक पावर प्लांट्स जो होते हैं इनमें आपका क्या होता है, विखंडन होता है, फ्यूजन मत कर देना वहाँ पे। संलयन की बात करेगा यानी फ्यूजन की जब भी बात करेगा तो फ्यूजन में आपका जो हमारे स्टार्स होते हैं या फिर हमारे जो सन होता है इनमें आपका न्यूक्लियर फ्यूजन से आपकी एनर्जी रिलीज होती है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? बाकी मैंने आपको बीटा के बारे में भी मैंने जस्ट बताया। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या फिर आप स्टार इसमें कर लो, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। किस किरण में आयन क्षमता बहुत अधिक होती है या वेदन क्षमता इसे में ज़्यादा होती है, यानी जो पेनेट्रेट बहुत ज़्यादा करता है। तो जो गामा रेज होती है इसका पेनेट्रेशन जो पावर होती है, क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कैंसर के लिए भी इसे हम यूज़ करते हैं। कार्बन डेटिंग अभी हम बात करते हैं, जो कार्बन की आइसोटोप्स होती है उसको जो फॉसिल्स होती हैं उसकी एज को कि कितना पुराना ये फॉसिल्स हम उसका यूज़ करते हैं। गामा किरण में यही बोल रहा था आपको, जिसकी पेनिट्रेशन पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है गामा किरण की। आपने देखा होगा गामा किरण सबसे ऊपर आता है ना, तो जो गामा रेज होती है इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, ये आपको सभी को पता होगा, ड्यूटेरियम हो गया और ये ट्राइटियम हो गया, इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, तो पोलोनियम के 17 समस्थानिक, ओके 27 ये यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर किया गया, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है, अच्छा इसको छोड़ देना आप, ठीक है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये आपके काम की चीज़ है क्योंकि आपका ये एनसीईआरटी के अंदर से है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए हम कोबाल्ट 60 को हम इसमें यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखो, अब यहाँ पे यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय बोल रहा है ना, तो ये CCl4 बेसिकली हम इसे देते हैं, तो ठीक है, तो चतुष्फलकीय मतलब 4 इसमें आगे हैं क्लोरीन, तो आपको इसको ध्यान रखना है, तो इसको इसलिए 4 बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो भाई अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन अगर आप त्याग रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है ऑक्सीकरण। कैसे? देखो ऑक्सीकरण को मैंने आपको कब क्या बताया कि भैया ऑक्सीजन का किसी के साथ ऐड होना, यही मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब ये हो जाता है, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होगा आपका 281, यही हो जाएगा। इट मीन्स मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, Na पॉजिटिव लिख सकता हूँ मैं इसे। Na पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन देगा ये, Na मतलब ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब कहीं पे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन देना बोलो, या फिर दूसरे में मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे जो आयंस है यानी पॉजिटिव आयंस है यानी धन आवेश है वो बढ़ेगा, वहाँ पे आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीडेशन आप उसे बोलेंगे। क्या बोला मैंने, या तो पॉजिटिव आयन बढ़ेगा या फिर आपकी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके वहाँ पे कम हो जाते हैं।
तो आपके दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, आपको बताना है इसमें से कौन से यौगिक में से आयनिक बंध नहीं है, यानी जो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इनमें किस में आयनिक बॉन्ड नहीं है। तो देखो जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, वो आयनिक बॉन्ड होता है नॉन मेटल और मेटल के बीच में, यानी धातु और अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे NaCl की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मैंने Na ले लिया, ये मैंने Cl ले लिया। NaCl बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, सभी को पता होगा। Na का मतलब हो गया 281, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, और Cl का मतलब हो गया 2 8 एंड 7, यही हो गया। ये 1 का मतलब हो गया भाई ये 1 किसी को देगा, और 7 का मतलब ये 1 किसी से लेगा, ऑक्टेट रूल इसे पूरा करना है। ये Na किसी को देगा, मीन्स ये मैं लिख सकता हूँ इसे Na पॉजिटिव, ये किसी को दे देगा, और इसको 1 की रिक्वायरमेंट है तो Cl माइनस, ये माइनस इसे लिखा, ये उधारी लेगा किसी से, तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस। तो ये एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया। तो देखो ये आयंस बेसिकली यहाँ पे बन रहा है। कुछ इसमें भी ऐसे ही सिस्टम होने वाला है, लेकिन CH4 मीथेन CH4 इसमें आपका क्या होगा, कार्बन इस टाइप से होगा और इसके साथ 4 ये सिंगल बॉन्ड ये बनाने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन ना छूटेगा ना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये केवल भाई इसमें एक सहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा, यानी सिंगल बॉन्ड इसमें ये बना रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपका कोई भी आयनिक बंध इसमें नहीं बनने वाले हैं। तो इसका आंसर इस समय मीथेन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 157, आप इसे देखेंगे, हाइड्रोजन के जलने के संबंध में कौन सी प्रक्रिया है, कि भैया जहाँ पे हाइड्रोजन जलता है तो उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है, हाइड्रोजनीकरण बोला जाता है, अभिप्रेरण तो पता नहीं क्या होगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन इसे नाम कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है ये सही है। ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसका आंसर अप्रोप्रिएट होगा उसका जो है मैं पिन वहाँ पे कर दूंगा, सो दैट कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो होप्स हो कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप करवाए हैं तो कुछ तो आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा, और आपको अगर ये चीज़ें हेल्पफुल लगती हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में NCERT बेस्ड किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है लास्ट टाइम पे, अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके लिए जल्दी से उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ और आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।